कौटिल्या जीएस के सभी सदस्यों का इस एक्सप्रेस में स्वागत है। स्टार्ट किया जाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समानता कितने प्रकार का दिया गया है? कल भी हम लोग डिस्कशन के दौरान चर्चा किए थे। कल का सेट में भी कुछ इसी प्रकार का इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें बताए थे भारतीय संविधान के प्रस्तावना का 5 शब्द, 1 पॉइंट, 2 प्रकार की समानता, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रस्तावना से रिलेटेड प्रस्तावना आया कहां से? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहां से आया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना संविधान सभा के सामने कब प्रस्तुत किया गया? तो 9/2/11, 11/2/13, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। इतना चीज याद रखेंगे। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी, संविधान का दर्पण, संविधान निर्माताओं का दीर्घकालिक स्वप्न का विचार कहा जाता है। तो इतना याद रखेंगे तो प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, पहला में 80 नंबर भी आया है, 77 नंबर भी आया है, बहुत अच्छी बात है। 65.25 भी नंबर आया है। विपिन जी, आपका नंबर कितना आया है बाबू? हम भी सर आगे हैं। आपका नंबर कितना आया है? यशराज जी 74 नंबर भी आया है, कमांडो जी का, बहुत अच्छा। इसी तरह से सब लोगों का अच्छा पोजीशन है। चलिए, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना से 5-6 पॉइंट मिलता है, जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। प्रस्तावना को ही उद्देशिका या प्रियम्बल कहा जाता है। यह आया कहां से? लिया गया यूएसए के संविधान से। जल्दी से बाबू लिखने का भी प्रयास करेंगे। जिनको आता होगा वो भी लिखिएगा, और जिनको नहीं आता होगा वो भी लिखिएगा। भाषा लिया गया, भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने, संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। हो गया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। फिर क्वेश्चन क्या पूछा? प्रस्तावना क्या है भाई? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का दर्पण है। इसे और क्या कहते हैं? इसे राजनीतिक जन्म कुंडली पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? संविधान निर्माताओं का दीर्घकालिक स्वप्न का विचार। संविधान निर्माता का दीर्घकालिक स्वप्न का विचार। हो गया। तो 9/2/11, 11/2/13, 9/2/11, 11/2/13
और फिर 22 जनवरी डेट याद रखेंगे, इतना ये याद रखेंगे। हो गया, ये सब हो गया तो जल्दी बताइए बाबू। हो गया मनोरंजन बाबू, जल्दी जल्दी बताइएंगे। बंटी, स्टार्ट किया जाए और चेंज किया जाए। चलो बाबू, अब देखो क्वेश्चन में पूछा कि प्रस्तावना के, कल भी बताए थे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रस्तावना के 5 प्रमुख शब्द का क्रम कल भी शायद बताए थे डिस्कशन के दौरान। 5 प्रमुख शब्द का क्रम, तो पहला क्या बताए थे? सर्व। जब ये सर्व होगा तो हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न, तो इसे क्या कहेंगे? सर्वगुण संपन्न। जब ये सर्व आएगा तो दिमाग पर जोर देंगे कि अच्छा संप्रभुता संपन्न की बात कर रहा है। संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न। दूसरा क्या बताए थे? समाजवादी। तीसरा क्या बताए थे? पंथ निरपेक्ष। चौथा क्या बताए थे? लोकतांत्रिक। पांचवा क्या बताए थे? गणराज्य। चलिए, बहुत अच्छी बात। संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। यही 5 टर्म था, 2 3 4 5, जिसमें बताए थे मूल संविधान में यह दोनों नहीं था, यह दोनों जोड़ा गया था 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में क्या थी? तो हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य की चर्चा थी। दोनों आया 42वीं में। उसके बाद बताए थे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन न्याय भाई? तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। जिसमें आर्थिक कहां से लिया गया? 1917 के बोल्शेविक क्रांति से। हो गया, 1917 के बोल्शेविक क्रांति से। अब देखो बाबू, 1917 के बोल्शेविक क्रांति से हो गई, तो उसके बाद बताए थे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन? तो पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना। हो गया, पांचवा उपासना। अब कितने प्रकार का समानता? तो लास्ट में प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता, 2 प्रकार की समानता। कौन कौन? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया? तो हमने कहा उद्देशिका जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 9/2/11, 11/2/13, 13 दिसंबर को, 22 जनवरी को स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकार किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हो गया,
चलो बहुत अच्छी बात है, अगला चले हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की चर्चा किया गया है। 1 और 2, उत्तर क्या निकलेगा, 1 और 2। ए नंबर में हो गया, उत्तर भी दिया हुआ है। फारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडलीय दाब पर पानी का जमाव बिंदु कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब जरा सा क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। अब देखो बाबू, फारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडलीय दाब पर पानी का जमाव बिंदु, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जब ये होगा तो क्या कहेंगे बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फारेनहाइट या 273 केल्विन या 0 रोमर होता है। उत्तर तो निकल गया होगा, उत्तर तो निकल गया होगा। क्या होगा बाबू, ए नंबर। यदि यही रहता मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक बिंदु, द्रवनांक बिंदु, तो यही होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फारेनहाइट या 373 केल्विन या 80 रोमर होता है। चले दूसरा क्लियर। तीसरा चलते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की या स्त्रियों की आवाज सुरीली होती है। स्त्रियों की आवाज सुरीली होती है क्योंकि उच्च अधिक पिच होता है, और पिच रिलेटेड होता है किससे, फ्रीक्वेंसी से, जबकि इंटेंसिटी रिलेटेड होता है किससे, प्रबलता से। तो क्या होगा, स्त्रियों के स्वर का तीक्ष्णता अधिक होने के कारण का रीजन क्या है, उच्च आवृत्ति। उच्च आवृत्ति या क्या कहेंगे, तारत्व का, तारत्व को अंग्रेजी में कहते हैं पिच का अधिक होना। जिस ध्वनि का पिच अधिक होता है, जिस ध्वनि का पिच अधिक होता है उस ध्वनि की आवृत्ति भी अधिक होती है और वह ध्वनि अधिक सुरीली सुनाई देती है। बंदर या चिंपांजी की तुलना में कुत्ता के ध्वनि का पिच कम होता है, अतः कुत्ता का भौं भौं सुरीली नहीं होती है। बिल्ली कुत्ता की तुलना करें तो बिल्ली का म्याऊं म्याऊं और कुत्ता का भौं भौं, तो कुत्ता के भौं भौं का पिच कम होता है, अतः वह मोटा सुनाई देता है। और बिल्ली का म्याऊं म्याऊं का पिच अधिक होता है, अतः वह सुरीली सुनाई देती है। यदि उच्च आयाम होगा तो आयाम रिलेटेड किससे है भाई, प्रबलता से। प्रबलता को ही कहते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता या इंटेंसिटी। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा तारत्व का आवृत्ति का मात्रक, तारत्व का मात्रक हर्ज होता है, और प्रबलता का मात्रक क्या होता है, डेसीबेल होता है, या बेल कहेंगे। बेल बराबर 10 डेसीबेल। एक बेल बराबर कितना डेसीबेल, 10 डेसीबेल हो गया। एक बेल बराबर 10 डेसीबेल, इतना क्लियर। अब चले, यदि आवृत्ति ज्यादा होगा तो पिच ज्यादा होगा, आवृत्ति कम होगा तो पिच कम होगा। कम पिच होगा तो ध्वनि मोटा सुनाई देगा, अधिक पिच होगा तो ध्वनि पतला सुनाई देगा। उसके बाद अधिक आयाम होगा, अधिक आयाम होगा तो क्या होगा, अधिक लॉडनेस होगा। अधिक आयाम होगा तो ध्वनि अधिक सुरीली सुनाई देगी, एकदम झनकार से सुनाई देगा। अधिक आयाम होगा तो ध्वनि स्लोली सुनाई न देकर लॉडनेस सुनाई देगा, और कम आयाम होगा तो ध्वनि धीरे धीरे सुनाई देगा। मतलब कहेंगे कम प्रबलता वाली ध्वनि धीरे धीरे सुनाई देती है। वॉल्यूम कम कर नहीं तो पापा जाग जाएंगे। तो जब ये वॉल्यूम कम कर तो आयाम को कम कर, प्रबलता को कम कर,
लेकिन वॉल्यूम ज्यादा कर तो आयाम ज्यादा, प्रबलता ज्यादा, तो वह लॉर्डनेस अधिक प्रबल वाला ध्वनि सुनाई देती है। उत्तर क्या होगा? 1 नंबर। सबका तो उत्तर दिले है सरफराज बाबू। संटू पासवान जी पहला का भी उत्तर दिल है, पहला में एक सबका पेज में उत्तर दिया हुआ है, इस बार सबका पेज में उत्तर दिया हुआ है। आइए अब देखो कई प्रकार का क्वेश्चन मिलता जुलता है। उद्देशिका को अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से कितने प्रकार का न्याय, तो कितने प्रकार का न्याय बताए थे? 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन प्रकार का न्याय? जल्दी से देखो। तो सामाजिक न्याय था, आर्थिक न्याय था, राजनीतिक न्याय था। 1 3 4 उत्तर क्या होगा? 1 3 4 हो गया। उत्तर क्या होगा? 1 3 4 उत्तर क्या होगा बाबू? नागेंद्र बाबू ओल्ड पर भी नजर रखें से गुरुजी। नागेंद्र बाबू की जय जयकार कर दिया जाए। नागेंद्र बाबू कौटिल्य जीएस की रीड है और वो बहुत लोग उनको जानते होंगे। ऑफलाइन में उनको मैं निश्चित स्थान देता था और सच में इनके हिम्मत का मैं भी सलाम करता हूं कि किस तरह से वो रिटायरमेंट के पश्चात भी इतने मजबूती के साथ लगातार जमे हुए हैं, डटे हुए हैं कौटिल्य जीएस के साथ। तो तमाम लोग के तरफ से नागेंद्र बाबू का वेलकम है अपने इस कौटिल्य एक्सप्रेस में। नागेंद्र बाबू हम लोग के कौटिल्य जीएस की एक अलग पहचान है और ईश्वर करे कि इनका भी हो जाए बेड़ा पार तो ग्लैड स्टोन की उपाधि इन्हें मिलने वाला है। चलो बाबू उत्तर निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन। एक कैमरा में बना प्रतिबिंब, ध्यान से सुनिएगा, कैमरा हो या आंख हो या दूरबीन हो, सब में कौन सा लेंस लगा रहता है? कैमरा में, आंख में, दूरबीन में, माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जब ये उत्तल लेंस होगा, ध्यान से सुनना, कैमरा में उत्तल लेंस, कैमरा में उत्तल लेंस, कैमरा में उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस में प्रकृति अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति एक समान होती है। अवतल दर्पण उत्तल लेंस की प्रकृति एक समान, समानता प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है। क्या होगा बाबू? उल्टा और उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है। जब ये उल्टा और वास्तविक होगा तो हाँ आकार में क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा, छोटा बराबर और बड़ा कुछ भी बन सकता है। उत्तर निकल गया। चलिए बाबू अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। उल्टा एवं वास्तविक, लेकिन आकार चलेंगे तो आकार में क्या होता है? उत्तल लेंस में आकार में वस्तु का आकार के तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, छोटा वस्तु के बराबर और वस्तु से बड़ा भी बनता है। क्लियर? अब बाबू क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा सीधा और आभासी, तो जब ये सीधा और आभासी बनेगा तो क्या होगा? अवतल लेंस उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ध्यान से सुनिएगा, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। इसमें क्या होगा? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की प्रकृति एक समान होती है। अवतल दर्पण की प्रकृति एक समान होती है। अवतल दर्पण उत्तल लेंस, अपोजिट हो जाएगा अवतल दर्पण उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस। हो गया बाबू? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो विपिन बिहारी बउआ आज
बढ़िया से पढ़ना। अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक बार जो बात हो गई ना वो लिख दीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने में लग जाइए। सभी लोगों को यही बात कहते हैं कि हम जो कुछ बोले तो ठीक है, कुछ बोलते हैं तो रिफ्रेशमेंट के लिए, तो उसको उसी के पीछे लगे न रहे। बस गुरुजी ने कहा एक बार थोड़ा हरियरी दिखाया, अब फिर से पढ़ाई में लग जाएंगे। नहीं तो बहुत लोग क्या होता है, एक एक कमेंट को 50 बार टिपते रहता है। अरे भैया तब तक 5 क्वेश्चन हम लोग आगे निकल गए और पटना सिटी में लटक गया। चलो, 1 कैलोरी, तो देख भैया बढ़िया से सुनना, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, 1 जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन ऊर्जा का कहते हैं व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक का होता है, तो व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। अब फिर क्वेश्चन पूछेगा, बहुआ ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, तो 1 कैलोरी बराबर 4.186 या क्या कहेंगे, लगभग 4.2 जूल, लगभग 4.2 जूल। घुमा देगा, 1 किलो कैलोरी बराबर क्या कहेंगे, 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होगा, 3 गो शून्य को क्या करेंगे, हटा देंगे, 4146 जूल। घुमा देगा, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, तो 1 जूल बराबर कितना कैलोरी में क्या होगा बबुआ, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। हो गया। अच्छा, लिख कर साइड हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लिख कर साइड हो जाते हैं। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी हो जाए तो जल्दी जल्दी चलते चलेंगे। छठा क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसका चर्चा अभी हमने कर दिया कि 42वें संवैधानिक संशोधन जो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था, इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 1 बार संशोधन अब तक किया गया है 42वीं के द्वारा। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा राकेश बाबू, जो 1976 में किया गया पहली क्या 1 बार, अब तक 1 बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। कितना शब्द, तो 5 में से 2 गो बताए थे, 5 में से 2 गो बताए थे, कौन कौन, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। उसके बाद एकता एवं अखंडता भी दिया गया, एकता एवं अखंडता भी दिया गया। तो क्या होगा बउआ, जल्दी से बताओ क्या क्या होगा, तो पंथ निरपेक्ष था ही, समाजवादी था ही, एकता और अखंडता। तो इसमें सही क्रम में चले तो सही क्रम में यह दूसरा स्थान था, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यह तीसरा टर्म था, लोकतांत्रिक गणराज्य के बाद यह अखंडता शब्द है। उत्तर क्या निकलेगा, सी नंबर, उत्तर क्या निकलेगा, सी नंबर। 8वां चले, भारत के स्वतंत्रता, बाप रे यह क्वेश्चन तो माथा हिला दिया होगा, हम भी देख रहे थे रात में, यह क्वेश्चन तो चूंकि नया क्वेश्चन था, हम आज तक नहीं देखे थे साधारण नजर से। जब भीतर घुसते गए अब मद्रास प्रेसिडेंसी जब पढ़े तब देखे रे भैया, ये तो कहां से कहा, ऐसा प्रश्न में तो माथा हिला देगा स्टूडेंट को माथा हिला देगा। अब देखो शनि विकास दीपा जी, सब लोग देखिए क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, इस यह क्वेश्चन बहुत को गलत हुआ होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लक्षद्वीप, जब ये लक्षद्वीप आता है तो दिमाग में आ जाता है केरल हाईकोर्ट, दिमाग में क्या आता है, केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत, पांडिचेरी रहता तो मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहता तो कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत, सिंपल सा बात। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्षद्वीप
किसके अंतर्गत किस रियासत का हिस्सा था। हाँ, बहुत को गलत हुआ होगा, हम पहले बार बार कहते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को रुक गए, रात में हमारा क्वेश्चन का यही आंसर चेक कर रहे थे, एक बार 4 बज गया रात में, 3:30 पौने 4 तो बैठ गया, 450 क्वेश्चन तक देखे, पौने 4 बज गया। तो इसी में एक क्वेश्चन हमरा रोक दिया, कहे कि भैया अब हमारा सनसन आदमी को दिमाग पर रोकने के लिए मजबूर कर दिया। तो पढ़ते गए, कोनो किताब में ऐसा नहीं मिला। तब जब लक्षद्वीप का पूरा इतिहास पढ़े, वो में नहीं मिला। मद्रास का जब इतिहास पढ़े, पूरा मद्रास का विकिपीडिया पर, तब पता चला कि रे भैया मद्रासे रियासत के तहत लक्षद्वीप था। कहे कि देखो तो मास्टरों को हिला दिया क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी बात है। देखो बउआ, मद्रास रियासत का हिस्सा था। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। उत्तर क्या निकलेगा? 1 और 2 नंबर, सी नंबर हो गया। चल, बहुत अच्छी बात। अब देखो बाबू, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का इकाई क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का इकाई क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो न्यूटन साहब ने दिए थे, F बराबर G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर। इसका मात्रक बीमा पूछेगा तो फट से बताइएगा, सबको निकाल दीजिए। तो क्या कहेंगे? इसका जी का पूछ रहा है, तो जी बराबर क्या है? F इंटू R स्क्वायर बट्टे M1 इंटू M2। अब सबका मात्रक निकाल दीजिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। अब इसका यदि मात्रक दिया, मान दिया, वैल्यू दिया, तो जी का वैल्यू कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। जी का वैल्यू कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। जल्दी से बताइए जी का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बताएंगे जी का वैल्यू कितना होगा? विपिन बिहारी, कुमुद नंदन जी, कमोद जी, यदुवंशी ललन जी, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा? कोई बता सकते हैं? बताते चलेंगे बाबू, इसका जी का मान कितना होगा? तो जी का मान जल्दी बताएंगे, अभी तक कोई नहीं उत्तर बताया है। मान बताएंगे तब पता चलेगा। जल्दी से बताओ। 6.67। जल्दी से बताओ इसका वैल्यू किसका होगा बाबू? जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। मुख्य राकेश कुमार जी का उत्तर आ गया, बहुत अच्छा। धनंजय जी का उत्तर आ गया, आपका सही है। किसने दिया था वो भी याद रखेंगे। तो इसका मान कितना होगा? 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर हो गया। बहुत ही अच्छी बात है। और देखो इसका बीमा निकाल के दिखाइए। जी का बीमा, जी का बीमा भी निकालना चाहिए, पूछ सकता है दरोगों वाला एग्जाम में, एनटीपीसी वाला एग्जाम में, या ग्रुप डी वाला एग्जाम में। तब बीमा निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया था बउआ? जितना भी यूनिट होगा उसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो यूनिट को तोड़ेंगे तो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। तो बीच को तोड़ देंगे, न्यूटन एगो टूटने वाला है, तो क्या होगा बाबू? किलोग्राम मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर अगुने मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। कुछ काट खूट वाला है, झाड़ झूर करने वाला है, कहेगा जी झाड़ झूर करने वाला है। तो इसको क्या किए? इससे हटा दिए। बचा क्या चीज? ऊपर में मीटर क्यूब बचा, नीचे में किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर बचा। अब तो डायमेंशन में कोई परेशानी झंझट है ये नहीं है। किलोग्राम ऊपर जाएंगे तो m-1 हो जाएगा, LQ हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा। बीमा हम लोग को निकल गया। बहुत अच्छी बात है। अगला चलें बाबू, एकदम मजा लेते रहेंगे आज। अब देखो इसका उत्तर गलत दिया होगा आपके बुकलेट में।
एक पिंड का सतह पर जो पलायन वेग है वो पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से फेंका जाए तो दोबारा लौट के नहीं आता। √2 g r क्या है भाई? √2 g r। r क्या है? त्रिज्या है। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, हो गया? गुड्डू लाल जी ध्यान से सुनिएगा, यह सब ग्रह का चूंकि r अलग अलग होगा, g अलग अलग होगा, तो सबके लिए पलायन वेग और g का मान अलग अलग होगा। पृथ्वी के लिए कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा के लिए कितना है? तो चंद्रमा के लिए 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और सूर्य के लिए कितना है भाई? तो सूर्य के लिए लगभग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नोट घंटा है। हो गया? उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी बता देंगे तो इसका उत्तर हो सकता है गलत हो। इसका उत्तर ए है, गलत है। इसका उत्तर सी होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? सरफेस टेंशन को कहते हैं सतही तनाव। किसके कारण होता है? स्वसंजक बल के कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण। कोहेसिव फोर्स के कारण स्वसंजक बल को क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। स्वसंजक बल क्या है? समान अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, समान अणु के बीच लगने वाले कार्यकारी आकर्षण बल को स्वसंजक बल कहा जाता है। जिसका स्वसंजक बल ज्यादा होगा वह क्या करेगा? संकुचित होगा ज्यादा, उस पर सरफेस टेंशन लगेगा ज्यादा, लंबाई हो जाएगा न्यूटन बट्टे मीटर हो जाएगा लंबाई। इसका मात्रक क्या होगा? सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होगा? न्यूटन बट्टे मीटर। इसका बीमा क्या होगा? तो मीटर से मीटर कट गया, कितना बचा? किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू कहिएगा, डायरेक्टे कैसे कर दिए? तो न्यूटन को तोड़ दिए, किलोग्राम मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर गुने 1 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, उत्तर निकल गया ml0t-2 ml0t-2 हो गया। ml0t-2 उत्तर क्या निकलेगा? जल्दी से बताओ बाबू। सी नंबर। अब क्वेश्चन पृष्ठ तनाव से 5-6 गो क्वेश्चन रिकॉल कर लेते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। हमने कहा था यदि नमक मिला देंगे पानी में तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। यदि पानी में किरोसिन तेल मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पानी में पेट्रोलियम पदार्थ मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पानी में यदि पानी को गर्म कर देंगे, द्रव को गर्म कर देंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो जब ये कम होगा तो एरिया क्या लेगा? ज्यादा लेगा। पानी में डिटॉल मिला दिए, पानी में सेवलॉन मिला दिए, पानी में और क्या मिला है? बीटाडीन मिला दिए, तो इस सब से पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, एरिया ज्यादा लेगा। समुद्री लहर को शांत करने के लिए पृष्ठ तनाव मिला दिया। पेट्रोलियम पदार्थ मिलाया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ के कारण पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब हमने कहा स्वसंजक बल के कारण होता है पृष्ठ तनाव। तो स्वसंजक बल क्या है? समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को स्वसंजक बल कहते हैं। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को अलग अलग पदार्थ है। ये पदार्थ पानी है और बर्तन है। पानी और बर्तन के बीच, पारा और बर्तन के बीच लग रहा है आसंजक बल। लेकिन केवल पारे के अणु के बीच लग रहा है तो स्वसंजक बल। जब स्वसंजक बल ज्यादा रहता है तो आसंजक बल ऑलरेडी कम हो जाता है।
जब आसंजक बल ज्यादा रहता है तो स्वसंजक बल कम हो जाता है। जब स्वसंजक बल ज्यादा हुआ, कोहेसिव फोर्स ज्यादा हुआ, एडहेसिव फोर्स कम हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स कम है तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। आज जिस दो पदार्थ के बीच, जब दो पदार्थ दो अलग अलग है, दो अलग अलग पदार्थ के बीच आसंजक बल ज्यादा होगा तो द्रव क्या करेगा, बर्तन को भिंगाएगा। द्रव क्या करेगा, बर्तन को भिंगाएगा। कब, जब आसंजक बल ज्यादा रहेगा। और जब, ध्यान सुनिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि जब बाबू स्वसंजक बल ज्यादा होगा, जब स्वसंजक बल ज्यादा होगा तो बर्तन के दीवार को नहीं भिंगाएगा। क्वेश्चन लेते हैं, पानी और कांच के बीच आसंजक बल ज्यादा है, अतः पानी क्या करता है, कांच को भिंगा देता है। क्वेश्चन पूछेगा कांच और पारा के बीच स्वसंजक बल पारे के अणु का ज्यादा है, आसंजक बल पारा और कांच के बीच का कम है, अतः पारा कांच को नहीं भिंगाता है। हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब चलो बाबुआ ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो क्या होता है बउआ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। क्या होगा जब अवतल दर्पण के सामने रखा जाएगा? बन गया उत्तर। और ऊपर कर देते हैं। अवतल दर्पण अभी बता दिए थे। अब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है, सी और एफ के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, जल्दी से बताओ। अनंत एवं सी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। उत्तर तो निकल गया होगा। उत्तर क्या होगा बउआ, जल्दी जल्दी बताओ। अब इसमें तो 6-7 गो कंडीशन है, 6-7 कंडीशन को याद रखना है। ध्यान से सुनिएगा, अभी का भी रिकॉल कर लेंगे, अभी का भी रिकॉल कर लेंगे, मजा आएगा। जब ये अवतल दर्पण है तो उसका परावर्तक सतह अंदर में धंसा हुआ रहता है और बाहरी भाग कलर किया हुआ रहता है। अब इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, मेन एक्सिस कहा जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा है उस खोखले गोले के केंद्र को सी कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब देखो बाबू, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के सतह से टकराकर जिस स्थान पर आकर मिलती है, जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहा जाता है और इसके परावर्तित सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इतना चीज आपको दर्पण में याद रखना है। जो भैया यह क्या है, यह क्या है और यह क्या है, सबको अब हटा देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। तब देखो मजा आने वाला है, एक के बार रिकॉल कर लेंगे। अब देखो ऊपर में रखते हैं हम वस्तु को, रखते हैं ऊपर में हम वस्तु को रखेंगे ग्रीन कलर से और नीचे में प्रतिबिंब बनाएंगे व्हाइट कलर से। वस्तु कहाँ रखे हैं, तो अनंत पर रखे हैं। वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ कैपिटल में रखते हैं वस्तु, कैपिटल वाला हो गया वस्तु और कैपिटल हो गया वस्तु। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जल्दी से देख लेंगे, मजा आने वाला है। सब का सब अभी का भी रिवीजन हो जाएगा। ऊपर में क्या रखे हैं, वस्तु, ध्यान सुनिएगा बाबू। ऊपर में रामानुज जी एकदम सरल शब्दों में बता रहे हैं, जिंदगी में कभी भी अब डॉट नहीं होगा।
जैसे बता रहे हैं उसी को याद करेंगे, जिंदगी में कभी डाउट नहीं होगा हमारा बात को। अब देखो, अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो मुख्य फोकस पर बनेगा। एकदम छोटा बना, कैसा बना, तो वस्तु से बहुत छोटा बना। कैसा बना, वास्तविक बना। जब ये वास्तविक होगा तो सीधा बनता है। यहाँ स्मॉल ए लिख देते हैं, तो कैपिटल ए जहां है वहां स्मॉल ए है। दूसरा चलते हैं, जब वस्तु को सी एवं अनंत के बीच रखा जाता है, कंडीशन है सी एवं अनंत के बीच, तो वस्तु को यहां रखें, वस्तु का आकार तो एक के होगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी एवं एफ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, यहाँ बी कर दिए, यहाँ क्या हो गया, कैपिटल बी हो गया। प्रतिबिंब कैसा बना, कुछो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा प्रियंका बाबू। प्रतिबिंब कहां बना, सी एवं एफ के बीच में बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, यहाँ बहुत छोटा, यहाँ छोटा बना। तीसरा चलते हैं भैया, जब वस्तु को रखे हैं वक्रता केंद्र पर, सी पर रखे हैं, तो प्रतिबिंबो बनेगा वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर, सी पर। कैसा बना बाबू, उल्टा बना, वास्तविक बना, वस्तु के आकार के बराबर बना। चौथा कहाँ रखे हैं, जब वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच में, वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी एवं अनंत के बीच में। कैसा बनेगा, आवर्धक बनेगा। कैसा बनेगा, आवर्धक बनेगा। यहाँ डी किए तो यहाँ भी डी कर दिए, आवर्धक बना, उल्टा बना और वास्तविक बना। जब वस्तु को रखे हैं कहा, मुख्य अक्ष पर, फोकस पर, फोकस पर, तो प्रतिबिंब यहाँ ई कर दिए। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब चलो, जब वस्तु को रखा जाता है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मुख्य फोकस पी और एफ के बीच में, या क्या हुआ एफ, या क्या हुआ सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बना, दर्पण का पीछे सीधा आभासी और आवर्धक बनता है। जब हम लोग शेविंग करते हैं तो शेविंग करते समय, दाढ़ी बनाते समय बस पर चेहरे को यहीं रखते हैं, जिससे प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। लास्ट कंडीशन जो काल्पनिक है, कोई इमेजिंग है, कि जब वस्तु को रखा जाता है दर्पण के ध्रुव पर, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के ध्रुव पर ही बनता है। जब वस्तु को रखेंगे दर्पण के ध्रुव पर, तो प्रतिबिंब भी रहता है कहां पर, ध्रुव पर। कैसा रहता है, सीधा। जब ये सीधा होगा तो आभासी होगा, काल्पनिक होगा, और यहाँ पर वस्तु के बराबर होता है। या चूंकि कल्पना वाला है, अतः इसको नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा। हो गया, चले, दिमाग में नहीं आया, क्यों नहीं आया, बाप रे बाप, इतना सुंदर सुंदर चीज बताए। एक बार फिर से, एक बार देख लीजिए बउआ, एक बार फिर से देख लीजिए। इसको कैसे करेंगे, जरा सा चार्ट बना लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो जरा सा चार्ट बना लेते हैं। एकदम चार्टे चार्ट हो जाएगा, एक के साथ सब हो जाएगा। यहां पर क्या किए, यहां पर वस्तु रख दिए, यहां पर क्या किए, इमेज बनाए, प्रतिबिंब बनाए, और यहां पर किए प्रकृति हो गया, प्रकृति हो गया, और यहां पर उसका
आकार हो गया। तो पहला वस्तु, पहला कंडीशन में वस्तु को रखे अनंत पर तो प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस पर। प्रकृति क्या थी बाबू? वास्तविक। वास्तविक एवं क्या था? उल्टा। जब ये वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, आकार में बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे? दूसरा कंडीशन था जब वस्तु को अनंत एवं सी के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ एवं सी के बीच में, एफ एवं सी के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से केवल छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ क्या था? बहुत छोटा था, और यहाँ क्या हो रहा है? केवल छोटा हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है बाबू? जब वस्तु को रखें वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी कहां बना? वक्रता केंद्र पर, वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर। चौथा कंडीशन क्या बताए? जब वस्तु को रखे सी एवं एफ के बीच में, प्रतिबिंब कहां बना? सी एवं अनंत के बीच में। कैसा बना? वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना। पांचवा कंडीशन क्या किए? जब वस्तु को रखे एफ पर तो प्रतिबिंब कहां बना? अनंत पर। कैसा बना? वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा बन गया, वस्तु से बहुत बड़ा बन गया। अब दिमाग पर आया? छठा कंडीशन में क्या बताए? जब वस्तु को रखे एफ एवं पी के बीच में, कैसा बना? प्रतिबिंब कहां बना? तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना। कैसा बना बाबू? तो काल्पनिक, काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी, वर्चुअल। और कैसा? जब ये काल्पनिक होगा तो सीधा बना, काल्पनिक होगा तो सीधा बना। और कैसा बना? आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। हो गया? संगीता बाबू, राजकिशोर जी, क्लियर हो गया बाबू? हो गया। एफ नंबर, एफ फिर से अब तो सब यहीं पर दे दिए हैं, तो यहां पर तो कोई कंडीशन नहीं बचा। 6 गो कंडीशन तो मुख्य है। और 7वां में बताए जब वस्तु को रखे हैं ध्रुव पर तो दर्पण का ध्रुव पर रखने से प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बना। कैसा बना? काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। चलिए आगे बढ़े, जरा क्वेश्चन भी देखना, मजेदार तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा बउआ? तो जब ये फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घट जाएगा, फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घट जाएगा। और जब ये क्षमता घटेगा तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्षमता घटेगा तो क्या होगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्षमता घटेगा तो क्या होगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। मतलब प्रतिबिंब कहां बना? रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बना। प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब कहां बना? रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बना। तो इसको दूर करने के लिए क्या किए थे? उचित फोकस दूर, दूर है तो दूरी में 3 लगाए। क्या किए थे? उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दिए थे। हो गया। अब यदि निकट दृष्टि दोष में रहता तो उल्टा हो जाता। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? फोकल लेंथ कम हो जाता है, क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। और रेटिना पर से पहले बन जाएगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अब ये जब ये रेटिना से पहले बनेगा, रेटिना से पहले बनेगा तो क्या होगा? ऐसा लेंस का प्रयोग करेंगे
जो आवर्धक जो क्या करता है, फैलाता है, जो क्या करता है, फैलाता है। तो यहां पर उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा देंगे। उचित फोकस दूरी का क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। जब ये अवतल लेंस की प्रकृति कैसी है, अवतल लेंस की प्रकृति कैसी है, अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है, अपसारी होती है, फैलाती है, फैला करके फिर से रेटिना पर ले आएगी, रेटिना पर ले आएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। हो गया। 12 का लिखने दीजिए भैया, 12 का लिखने दीजिए, तो जल्दी से लिखिए। जरा सा हाथ पैर चलाइएगा। 500 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का 3 गो शिफ्ट होगा। सुबह में 150 क्वेश्चन, शाम में सुबह में कोशिश करेंगे 170 क्वेश्चन तक जाए अभी वाले शिफ्ट में। उसके बाद शिफ्ट चेंज होगा तो फिर आगे बढ़ता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया, बढ़े बाबू। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वीडियो नहीं रुका है तो इसको दूर करें। जरा में क्या होगा, तो जरा में सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी कमजोर हो जाती है। सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी कमजोर हो जाने से लेंस की सामंजन क्षमता, लेंस की सामंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर, सामंजन क्षमता प्रभावित हो जाता है। सामंजन क्षमता प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जब ये द्विफोक्सी लेंस होगा तो नीचे में कौन सा लेंस, नीचे में रीडिंग लेंस। रीडिंग लेंस किसे कहते हैं, आवर्धक लेंस को कहते हैं। या क्या होगा, उत्तल लेंस। ऊपर में क्या होगा, अवतल लेंस। इसकी खोज कौन किया, प्रदीप कुमार के द्वारा। खोज कौन किया, प्रदीप कुमार के द्वारा। अच्छा, प्रदीप कुमार नहीं पचा तो क्या करेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने त्वरित चालक की भी खोज किया, त्वरित चालक की भी खोज किया और बाइफोकल लेंस की भी खोज किया। चलिए शंकर कुमार बाबू ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए बाबू, क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन एक और है, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य में क्या है, कॉर्निया का ठीक से गोलाकार नहीं होना। प्रभावित कौन होता है, कॉर्निया प्रभावित होता है। प्रभावित कौन होता है, कॉर्निया। दूर करने के लिए क्या करते हैं बाबू, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। दृष्टि वैषम्य को ही क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य को ही क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अबिंदुकता या अंग्रेजी में एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। चले, चारों दृष्टि दोष हो गया, बहुत अच्छी, चार ही दृष्टि दोष समझ में आया। चलो बहुत अच्छी बात। पहला क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। दूर दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष में, दोनों में अंतर याद रखेंगे। कहेंगे दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी दूर हो जाता है, फोकस दूरी प्लस हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा। दूर में क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा। निकट में क्या होगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगा। जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, सिलियरी मांसपेशी कमजोर। और अबिंदुकता में क्या है, तो अबिंदुकता में या दृष्टि वैषम्य में कॉर्निया का ठीक से गोलाकार नहीं होना, बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन आएगा, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट देख सकता है, जल्दी से बताएंगे। अपोजिट होता है। रीचा झा जी, क्लास कब तक चलेगी, 2-2 घंटे का शिफ्ट होगा। एडमिन के लिए आभारी रहूंगा, इस प्रकार के कौटिल्य जीएस के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से बताएंगे भूषण जी, इंग्लिश में भी जितने भी टर्म है, इंग्लिश में सारा टर्म बोला जा रहा है बउआ।
सारा टर्म को इंग्लिश में बोलता है। दूरदृष्टि दोष, चलिए यहां पर भी ले लेते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु अस्पष्ट होती है, निकट की वस्तु क्या कहता है, निकट की वस्तु ब्लर होती है, अस्पष्ट कहते हैं ब्लर दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। तो दूरदृष्टि दोष में कहां की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु धुंधला दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है दूर की। दूरदृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और निकट वाले को क्या होगा, माइओपिया। निकट वाले का क्या होता है, निकट रहता है चकाचक, लेकिन दूर का वस्तु ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है। तो निकट में अवतल कॉनकेव और दूर में उत्तल कॉन्वेक्स। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब बर्फ में नमक मिला दिया जाता है तो इसका गलनांक क्या होता है, हम लोग चर्चा कर चुके थे फिजिक्स वाले बैच में भी, सारे बैच में चर्चा कर लेते हैं कि जब बर्फ में नमक मिला दिया जाए या अशुद्धि मिला दिया जाए, नमक न होके कोई अशुद्धि रहता है, अशुद्धि मिला देने से हिमांक और गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाता है। गलनांक क्या होगा, घट जाता है। लेकिन क्वथनांक क्या हो जाएगा, या क्या होगा, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बीपी क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। पृष्ठ तनाव क्या होगा, जल्दी बताएंगे। पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाता है। हो गया, पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाता है। यही कारण है कि बर्फ कम धीरे धीरे पिघलता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा, जल्दी बताओ, गलनांक क्या होगा, घटेगा। तब तो दो बर्फ के चट्टान को आपस में दबाते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे का हो जाता है, दोनों क्या होता है, एक दूसरे का हो जाता है। यहां पर क्या होगा, नमक मिलाने से गलनांक घटेगा, नमक मिलाने से गलनांक घटेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। 16 नंबर में चले। जब सापेक्षिक आर्द्रता का मान रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH कहता है, सापेक्षिक आर्द्रता है क्या बाबू, तो सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं वायुमंडल में उपस्थित, ध्यान सुनिएगा, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को जल की आर्द्रता से कैलकुलेट करते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता निकल जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो जब सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है तो बेचैनी महसूस होता है, पसीना कम चलता है और कपड़ा आसानी से नहीं सूखता है। उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओगे। आपका क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, यह तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ये सब तो हीमोग्लोबिन बना हुआ है। उत्तर 16 का क्या होगा, सब का सब सही हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 16 का 16, 16 का 16 हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, हमेशा याद रहता है, बहुत अच्छी बात है, वो सही है। जब सापेक्षिक आर्द्रता का मान रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान ज्यादा होता है तो क्या कहते हैं, बेचैनी होता है, बेचैनी होता है, पसीना कम निकलता है, जो पसीना निकल गया वो सूखता भी कम है और कपड़ा आसानी से भी नहीं सूखता है। जाड़े के दिनों में सापेक्षिक आर्द्रता का मान ज्यादा होता है। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन पूछेगा सापेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन पूछेगा संतृप्त वायु का सापेक्षिक आर्द्रता 100% होता है। सैचुरेटेड एयर, संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर की सापेक्षिक आर्द्रता की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है। सापेक्षिक आर्द्रता की ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100% होती है। हो गया,
सापेक्षिक आर्द्रता की ह्यूमिडिटी कितनी होती है? 100% होती है। जरा से एक कॉल आ गया, जरा से 1 मिनट। चलिए, कुछ ब्रेक मार दिए थे। आपका क्वेश्चन देखने में आसान लगता है लेकिन खतरनाक ऑप्शन रहता है। देख भैया, यही तो है अपना अपना पहचान कि चीज लगे अच्छा। अब देखो सापेक्षिक आर्द्रता कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता मतलब क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बटे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ध्यान से सुनिएगा, सापेक्षिक आर्द्रता को निकालेंगे तो क्या होगा बाबू? ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर क्या होगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बटे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सापेक्षिक आर्द्रता बराबर क्या होगा? यहां पर लिख लेते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य गुने, गुने भी होता है, कहां लिखाएंगे आप? गुने 100, क्योंकि प्रतिशत में हमेशा मिलाया जाता है। हो गया, चलो बहुत अच्छी। ऋषु जी जल्दी से बताएंगे। नमक मिला देने से जल्दी पकता है, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है? तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। पानी में नमक मिला देने से सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, अतः वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेगा। आइए अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया है। ये सब तो क्वेश्चन फूड से निकल जाएगा, ये सब तो क्वेश्चन फूड से निकलेगा, ये सब तो क्वेश्चन फूड से निकलेगा। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे। अब मजेदार तरीके से अब देखो 6 गो तो कंडीशन बताए थे, और वो 6 कंडीशन याद रहेगा तो जिंदगी भर में कभी गलत नहीं होगा, जिंदगी भर में कभी गलत नहीं होगा। यहां से याद रखेंगे, ठोस, द्रव्य, द्रव या तरल, और तीसरा गैस। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, ठोस से द्रव बदलना क्या होगा? गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। और फिर अपोजिट कर देंगे, तरल से ठोस बनेगा तो क्या होगा? हिमांक होगा, फ्रीजिंग होगा। मेल्टिंग पॉइंट हटा दो, हो गया। अब देखो बउआ फिर से सुनिएगा, द्रव से गैस बनेगा तो क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे, वेपोरेशन या
इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन कहेंगे, वाष्पन कहेंगे, या इसे ही क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। और जब गैस से ठोस में बदलेगा, गैस से द्रव में बदलेगा, तो क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। तीसरा क्या होगा, ठोस से सीधे गैस बनेगा तो इसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। और गैस से सीधे ठोस बनेगा तो क्या कहेंगे, अवसादन कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। हो गया, बहुत ही अच्छा, उत्तर भी निकल गया होगा। उत्तर निकल गया, क्या होगा बाबू, जल्दी से बताएं। वाष्प बन रहा है तो द्रव का गैस में, द्रव का गैस में, द्रव का गैस में, वाष्प ठीक है। ऊर्ध्वपातन है, ठोस का गैस में, ठोस का गैस में। हिमीकरण है, द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में। अब पिघलना है ठोस का द्रव में। उत्तर क्या होगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4। उत्तर क्या होगा, इसका भी उत्तर गलत है क्या, नहीं ठीक है, 1 3 2 4 हो गया। 17 का डी नंबर। 18 नंबर चलते हैं, कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त किया गया। तो अशोक के अभिलेखों में 4 गो लिपि था। अशोक के अभिलेखों में कितना लिपि था, 4 लिपि था। कौन कौन था, ब्राह्मी था, खरोष्टी था, ग्रीक था, अरमाइक था। ग्रीक था और अरमाइक था। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। यहां पर देखो बाबू, यह क्या था, भारतीय क्षेत्र में, इंडिया में। यह कहा है, पाकिस्तान में। यह दोनों कहां है, काबुल के शाह ए कुना, शाह ए कुना, जिसे क्या कहते हैं, द्विभाषिक अभिलेख, अफगानिस्तान में है। हो गया, बहुत अच्छी बात, आज मेरा यह क्वेश्चन सही हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा, इसकी अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी भाई, तो भाषा था, जल्दी से देखो, भाषा था प्राकृत, भाषा था प्राकृत। हालांकि बाद के अभिलेखों में भाषा रहा संस्कृत, बाद के अभिलेखों में भाषा क्या रहा, संस्कृत। प्रारंभिक अभिलेखों में भाषा क्या रहा, प्राकृत। बाद के गुप्तकालीन अभिलेख में भाषा क्या रहा, संस्कृत रहा। उत्तर क्या निकलेगा, ए बी नंबर। उत्तर क्या निकलेगा, बी नंबर, क्योंकि देवनागरी की तो चर्चा है ही नहीं। उत्तर क्या निकलेगा, बी नंबर। अगला चलते हैं, ध्वनि की अधिकतम वेग किसमें होगा, तो ध्वनि का अधिकतम वेग होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में। ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होगा, वर्षा बाबू, वर्षा प्रिया, नंदन बाबू, क्या होगा, ध्वनि का अधिकतम वेग सबसे ज्यादा ठोस में, दूसरा बार द्रव में, तीसरा वायु में। निर्वात में ध्वनि का संचरण होता ही नहीं, संचरण बिल्कुल नहीं होता है। हो गया। उत्तर क्या निकलेगा, इस्पात में। उत्तर क्या निकलेगा, इस्पात में। अगला चलते हैं 20 नंबर में, ध्वनि का शोरगुल, जब ये बताए थे शोरगुल मतलब इंटेंसिटी, शोरगुल मतलब प्रबलता, प्रबलता को ही क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। प्रबलता को ही क्या कहेंगे, तीव्रता। डेसीबेल में मापते हैं, हमने चर्चा किया था, ध्यान से सुनिएगा, डेसीबेल। लेकिन इसको व्यवहारिक मात्रक डेसीबेल हुआ, या कहेंगे 1 डेसीबेल बराबर 10 टू दी पावर -1 बेल, 10 टू दी पावर -1 बेल। हर्ट किसमें था बाबू, क्या बताए थे, पिच या तारत्व, जिसके कारण ध्वनि मधुर होती है, पिच को ही क्या कहेंगे, तारत्व कहेंगे। क्वेश्चन पूछा, प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, किसके किसके बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी का मात्रक, तारों के बीच की दूरी का मात्रक। खगोलीय इकाई क्या है बाबू, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है,
पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। अब जब ये औसत दूरी हुआ, औसत दूरी तो निश्चित रूप से कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। बढ़ गया तो एपीहेलियन हो गया, और घट गया तो क्या हुआ, पेरीहेलियन हो गया। बढ़ गया 4 जुलाई को, घट गया 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है बाबू, औसत दूरी कितना होती है, जल्दी से बताएंगे। तो क्या कहते हैं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, या क्या कहेंगे अप्रोक्स में, या अप्रोक्स हो गया। एग्जैक्ट में 1498 माइनस 2, 1498 माइनस 2 करोड़ किलोमीटर होता है। यदि इस प्रकार से नहीं दिया है तो इसमें यदि दे दिया है जीरो पर, तो क्या होगा, इसको मान लिया जाए 14.96 है करोड़, तो करोड़ पर क्या होगा भाई, 7 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7। आ किलोमीटर है तो किलोमीटर में 3 गो शून्य, किलोमीटर है तो 3 गो शून्य, तो मीटर हो जाएगा। अब 2 गो शून्य हटा देंगे तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यदि ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। समझ में आया, समझ में आया। या नहीं तो क्या करेंगे, यदि 8 रहता तो यहां क्या कर दे, किलोमीटर कर देते। चलिए बहुत अच्छी बात है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो देख भैया प्रतिरोध का मात्रक तो सबको पता है ओम। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना हो जाएगा, ओम मीटर। क्या होगा बाबू, ओम मीटर। यही अपोजिट रहता विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा, केवल चालकता रहता तो क्या होता, प्रतिरोध का उल्टा होता है। चालकता बराबर 1/, ओम होता है, जिसे ही क्या कहते हैं, महो कहा जाता है। महो या सीमेन कहा जाता है, महो या सीमेन कहा जाता है। लेकिन विशिष्ट चालकता है तो क्या होगा, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध 1/, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताए थे 1/, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसका मात्रक क्या होगा, 1/, ओम इंटू मीटर, जिसे ही कहेंगे महो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर। आ गया, चले बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है उत्तर दे रहे आप लोग। जब कोई परमाणु 2 गो इलेक्ट्रॉन खोएगा, 4 गो इलेक्ट्रॉन खोएगा, जितना इलेक्ट्रॉन खोएगा उस पर उतना धन आवेश बनेगा। 2 गो इलेक्ट्रॉन खोता है तो +2 आवेश बन जाएगा। इसका उत्तर गलत दिया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन खोता है तो +2 आवेश बन जाता है। इसका उत्तर क्या होगा बाबू, ए नंबर। इसका उत्तर क्या होगा, ए नंबर हो गया। इसका उत्तर क्या होगा, ए नंबर। प्रियंका जी जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, ए नंबर। कोई डॉट है, जल्दी बताओ, कोई डॉट है। महो प्रति मीटर, निश्चित रूप से महो प्रति मीटर, यहां पर तो लिखे हैं, कहां है भाई, महो प्रति मीटर, ठीक तो है, महो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध यहां पर क्या बताए थे, विशिष्ट चालकता बताए थे। विशिष्ट चालकता बराबर 1/, ओम मीटर, जिसे ही महो प्रति मीटर कहते हैं या सीमेन प्रति मीटर कहा जाता है। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। एकदम चलते चलना है, राही थकते हुए नहीं चलना है। पॉलीथीन, पॉलीथीन तो क्या कहते हैं, इथिलीन का या एथेन का पॉलीमर। पॉलीथीन, इथिलीन या एथिलीन का पॉलीमर। हो गया, पॉलीथीन, इथिलीन या एथिलीन का पॉलीमर होता है। आगे बढ़े, किसका है बाबू, एथिलीन का पॉलीमर है।
अब चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से एसिटिलीन से हीरोइन बनाई जाती है। देख भैया, एसिटिलीन से हीरोइन बनाई जाती है। तो एसिटिलीन से हीरोइन बनाई जाएगी किसके द्वारा? कुनैन के द्वारा, सॉरी मार्फिन के द्वारा। किसके द्वारा? मार्फिन के द्वारा, जिसकी प्राप्ति किससे होती है बाबुआ? अफीम से होती है। अफीम के फल में क्या करते हैं? चीरा लगाकर इससे जो रस निकलता है, इसी से मार्फिन तैयार किया जाता है। और मार्फिन से हीरोइन बनता है, चरस बनता है, ड्रग्स बनता है, जो आजकल काफी चर्चित है। आजकल काफी चर्चित है। अब देखो, इसका भी गलत होगा। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? तो चार्ल्स सी है, सीपी ठाकुर है। इसका भी ऑप्शन गलत होगा, सीपी ठाकुर। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहां पर ऑप्शन मैंने चेंज किया था, मैनेजमेंट का नजर नहीं जा पाया। ऑप्शन क्या होगा? भी। यहां पर देखो क्या होगा भाई, चार्ल्स के नियम में पी कांस्टेंट है, तो उत्तर क्या होगा? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो गया। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। बन गया। उत्तर क्या होगा? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। उत्तर क्या होगा? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। कोई भी एक में कर देंगे, वीपी कर देंगे, वीटी, यहां पर कोई एक कर देंगे, वीटी कर देंगे, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। इसका मतलब क्या है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार यदि प्रेशर को नियत दाब पर गैस के निश्चित परम शून्य तापमान या निश्चित, ध्यान से सुनिएगा, चार्ल्स के नियम के अनुसार, तो सीपी ठाकुर, नियत दाब पर गैस के अणु का आयतन परम शून्य तापमान का समानुपाती होता है। परम शून्य तापमान का समानुपाती होता है। यहां पर हमने इक्वेशन बना दिया, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। किसी को टी कर देंगे तो उत्तर निकल जाएगा। कोई भी एक ऑप्शन, चूंकि ऑप्शन सारा का सारा गलत था, ऑप्शन एक निकल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बॉयल के नियम में क्या बताए थे? तो बीटी का पास बताए थे। बॉयल के नियम में क्या होगा बाबू? बॉयल के नियम में क्या होगा? तो बॉयल के नियम में बीटी का पास बताए थे। बीटी का पास बताए थे, तो बॉयल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तब जाके होता बॉयल के नियम में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी। बॉयल के नियम में क्या होगा? भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी। एवोगाड्रो के नियम में क्या बताए थे? एवोगाड्रो के नियम में जल्दी से बताओ, एवोगाड्रो के नियम में एटीपी बताए थे, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट था, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन था। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन था। हो गया, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन था। चलो बउआ, अगला चलते हैं। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर बदलिए। 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने पर बदलते हैं, तो क्या होगा बउआ? 40/5 होगा बराबर F - 32/9 होगा। 5 अट्ठे 40, 9 अट्ठे 72 बराबर F - 32। F बराबर क्या हो जाएगा बाबू? F बराबर 72 + 32 बराबर 104। 72 + 32 बराबर 104। 72 + 32 बराबर 104। अगला चले, मेगास्थनीज कौन था बउआ? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जिनकी रचना क्या थी बाबू? इंडिका थी। रचना क्या थी? इंडिका थी। इस इंडिका से क्या क्या मिलता है? तो मौर्यकालीन, ध्यान सुनिएगा, इंडिका से क्या मिलता है? तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन। इसी इंडिका में क्या कहा गया कि समाज 7 भाग में विभक्त था, लेकिन दास प्रथा का प्रचलन नहीं था।
दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। हो गया, दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। 28 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 ईस्वी पूर्व में कौन कर दिया? पुष्यमित्र शुंग ने। हत्या कौन कर दिया? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और एक नया वंश शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश की स्थापना किया। तो हसीन मसुकसा क्या कहेंगे? हसीन मसुकसा। हो गया, हसीन मसुकसा गौतम सिंह क्लियर हो गया। हसीन मसुकसा, हसीन में मौर्य के बाद शुंग वंश था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किसकी हत्या करके? बृहद्रथ की हत्या करके। अगला क्वेश्चन चले। मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक इकाई था। 5 राजनीतिक इकाई था। कौन कौन था? तो 5 में बताए थे। प्राची था, दक्षिणापथ था, उत्तरापथ था, कलिंग था, अवंती था। तो प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोशिली, अवंती की राजधानी उज्जैनी। फिर से सुनिएगा, यह 5 था। कौन कौन? यह था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, यह था दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। कौन गिरी बाबू? सुवर्णगिरी। उत्तरापथ था तक्षशिला, कलिंग की राजधानी तोसली और उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैनी। इसमें बताइए बाबू, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बताइए कौन कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित था? तो पाटलिपुत्र है ही, उज्जैनी है ही, काशी तक्षशिला अंग नहीं था, काशी नहीं था। तो 3 आ गया। 3 आ गया, क्या होगा? 1 2 3। उत्तर क्या निकलेगा? 1 2 3, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मांसपेशी का निर्माण किससे होता है? तो मायोसिन, मांसपेशी में मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन किसमें बाबू? बोन में पाया जाता है। हिस्टोन किसमें बाबू? तो हिस्टोन किसमें? ब्लड में पाया जाता है या डीएनए में पाया जाता है। हिस्टोन किसमें? डीएनए, आरएनए, डीएनए एवं जीन में पाया जाता है। बताए थे डीएनए एवं जीन का बना होता है। हो गया क्लियर? अगला देखते हैं भाई, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जब ये शब्द होगा तो अलग हो जाएगा। ल्यूमिन ने खोजा, ल्यूमिन ने खोजा। विटामिन को खोजा कौन? विटामिन को खोजा ल्यूमिन ने या ल्यूमिन ने, जबकि शब्द दिया काश्मीर फंक के द्वारा। शब्द कौन दिया? काश्मीरी फंक के द्वारा। इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ विटामिन कहा जाता है। फादर ऑफ विटामिन कहा जाता है। फादर ऑफ विटामिन कहा जाता है। हो गया, फादर ऑफ विटामिन किसे कहा गया? काश्मीरी फंक को कहा गया। 31 के बाद 32 नंबर में चले। कोबाल्ट युक्त विटामिन किसे कहते हैं? ब्यूटी कुमारी 29 नंबर में, बउआ जरा स्पीड में रहिएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन, 29 नंबर का क्वेश्चन बता तो दिए। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। कोबाल्ट किसमें है भाई? तो साइनोकोबालामाइन एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। फॉलिक एसिड विटामिन 9 का नाम है। बायोटीन 7 का नाम है। पेंथोरिक एसिड 5 का नाम है। हो गया, तो एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। B12। अगला चलते हैं। निम्नलिखित कथन पे विचार करेंगे। विचार कीजिए पहले।
जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था 1837 में। आप पढ़ा था तभी बताए कि भारतीय क्षेत्र में ब्राह्मी में था, अब पाकिस्तान से जो मिला है वो खरोष्ठी में। ब्राह्मी और खरोष्ठी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों में भी मिला है, बहुत अच्छी बात है, अभी सही है। प्राचीन अभिलेख की भाषा प्राकृत थी, अभी अभी बताए। और तमिल एवं पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं किया गया था, बिल्कुल गलत है। तमिल में चोल की रचना काल, चोल के काल में तमिल में हुआ था। मतलब ये सही नहीं, जो नहीं है वो गलत है। उत्तर क्या होगा? 1 2 3। उत्तर क्या होगा? 1 2 3। उत्तर क्या होगा? 1 2 3। आइए 35 नंबर, 34 नंबर में चले। विटामिन कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में भी कार्य करती है? एक गो तो ऐसा विटामिन है, एक विटामिन ऐसा जिसका हार्मोन के रूप में भी। अभी भी कुछ क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस सेट में गलत था। हाँ भैया, हमने पहले कहा था। आइए, टिपेंथेलर ने खोजा था 1750 में। हमने कहा कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा विटामिन? एक विटामिन है डी, जिसका रासायनिक नाम क्या है बाबू? कैल्सीफेरॉल। कल भी शायद बताए थे, कैल्सीफेरॉल। बच्चों में इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। अब बड़ों में क्या होता है? ऑस्टोमेलेशिया होता है। ऑस्टोमेलेशिया होता है। हो गया। अब देखो, एक का नाम तो सबको पता है, रेटिनॉल। एक का नाम क्या है? रेटिनॉल। कमी से एक का नाम क्या क्या है? जल्दी से देखते चलेंगे। एक का नाम क्या है? रेटिनॉल, सबको पता है। रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सरोफाइटल। एक्सरोफाइटल। ई का नाम क्या है? टेकोफेरॉल। के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। आप लोग से एगो क्वेश्चन हम कहते हैं, पूछते हैं, किस विटामिन को एच विटामिन भी कहा जाता है? जल्दी से कोई बताएंगे? एच विटामिन भी कहा जाता है। बता चुके हैं कई बार हम, देखते हैं कितने आदमी को रिकॉल है। जल्दी जल्दी बताओगे बाबू, एच विटामिन किसे कहा जाता है? एच विटामिन किसे कहा जाता है? एच विटामिन किसे कहा जाता है? अभी तक कोई नहीं उत्तर आया। ब्यूटी आर्या, तो इसका उत्तर, सब तो उत्तर है बबुआ बेटवा, उत्तर तो है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक। चलिए, कृष्णा जी बिल्कुल सही है, रंजय जी सही है, रितु जी सही है, बहुत अच्छी बात है। जिनका जिनका B7 है वो बिल्कुल ही सही है, B7 वाले बिल्कुल ही सही है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था उसके बारे में चर्चा करना है। किस राज्य का गठन कब कब हुआ था उसके बारे में चर्चा करना है। तो नागालैंड 1963 में, नागालैंड 1963 में हो गया। मिजोरम का बाबू 1986 में। अब देखो, हिमाचल प्रदेश 1971 में। उत्तराखंड का बाबू 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। झारखंड कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो उत्तर निकालिए। नागालैंड बना था क्या महाराज? तो 16वां राज्य बना था असम से काटकर। तो इसमें निकालते हैं उत्तर, तो क्या होगा? सिक्वेंसली कहा खोजने के लिए, तो पहला तो हो गया नागालैंड, दूसरा क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। 1 3 2 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, क्या होगा? 1 3 2 4 5, बी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी की मापने के लिए कल भी क्वेश्चन लिए थे। रेडियो एक्टिविटी का इकाई बताए थे क्यूरी। इकाई क्या बताए थे? क्यूरी।
इकाई क्या बताए थे? क्यूरी। लेकिन मापने के लिए जीएम काउंटर है। इसी काउंटर से पौधे के द्वारा, पौधा के द्वारा अवशोषित किया गया, अवशोषित किया गया उर्वरक की मात्रा को भी दर्शाया जाता है। उर्वरक की मात्रा को भी पता लगाया जाता है। हो गया, उर्वरक की मात्रा को भी पता लगाया जाता है। हाँ, 86, 87, 87 में भी मारिएगा मिजोरम, कोई दिक्कत नहीं है। गोवा भी, मिजोरम भी, अरुणाचल प्रदेश भी, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। 86 में वो विधेयक संविधान के दोनों सदन से पारित हुआ, 87 में राष्ट्रपति का अनुमति प्राप्त हुआ। तो 87 में मिजोरम भी है, 87 में गोवा भी है, 87 में अरुणाचल प्रदेश भी है। 3 गो राज्य 87 में। हो गया। चलो, 87 में मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा को हम जूल में रूपांतरित करेंगे तो कितना होगा बाबू? जल्दी से बताएंगे कितना होगा? 6.3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। हो गया। कितना होगा बाबू? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कैसे होगा? हमने कई बार बताया था कि बाबू देखो, वाट क्या है? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड क्या कहेंगे? 1 वाट सेकेंड इन 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल हुआ। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट सेकेंड बराबर क्या होता है? तो जब ये किलो हुआ तो 1000 जूल हो गया, 1000 जूल हो गया। फिर 1 किलोवाट घंटा करेंगे, 1 किलोवाट आवर करेंगे तो 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600। तो 1000 गुने 3600 जूल हुआ। अब देखो तो 2 3 2 5, एगो इधर लेके आगे 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से संवेग का ऐसा मात्रक, तो संवेग P बराबर होता है mv। P बराबर mv। m क्या है? मास है, किलोग्राम। v क्या है? मीटर पर सेकेंड है। उत्तर क्या निकलेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। झारखंड 9 नवंबर, जनवरी हमने लिखा है। अरे पगला कहीं का, 3 नवंबर में हुआ था तो जनवरी कहां से? कहां जनवरी लिखे? कुछ बोलते रहता है रे भाई। इतना स्लो मोशन में चल रहे हैं तो ये दिक्कत हो रहा है। चलो, भारत में आने वाला कालक्रम बताइए। देख भैया, सबसे पहले भारत का सभ्यता का कालक्रम पूछ रहा है। तो देख बउआ, तो सबसे पहले तो होगा हमारा अपना नगरीकरण सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहले है उसको, तो ये तो गलती हो जाएगा, आई गलती हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लोहा की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? लोहा की खोज हुई थी। लोहा हुआ खोज उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक अंत में क्या हुआ? पंचमार्क सिक्का आया, और तब इंडो ग्रीक शासक ने सोना, सोपा लिखा हुआ है, सोने का सिक्का चलाया। तो उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। उत्तर क्या होगा? पहले नगर, तब लोहा, तब पंचमार्क, तब सोने का सिक्का। सी नंबर हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो दूरी का मात्रक तो मीटर होता है, सबको सही है, यह तो सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, यह भी सही है। सेकेंड होता है समय का मात्रक, यह भी सही है। सेल्सियस मात्रक एसआई पद्धति में नहीं है। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। हो गया। आलोक कुमार गुप्ता जी बाबू बढ़िएगा,
बढ़िएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के अभिलेख को निम्नलिखित में से कहा मूल स्थान था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दो गो अब अशोक के अभिलेख से छेड़छाड़ किया गया। पहला मेरठ दिल्ली, टोपरा दिल्ली मेरठ। मेरठ कहाँ था? यूपी में। और टोपरा कहाँ था? हरियाणा में। टोपरा कहाँ था? हरियाणा में। यही कारण है कि इस अभिलेख में अशोक के लिपि के साथ साथ अशोक के लिपि के साथ साथ अशोक के नाम के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक का भी नाम है। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। 42 नंबर में चलते हैं। कौन सा अभिलेख का नाम पहली बार किस में लिखा हुआ है? तो हमने कहा था 20 से अधिक स्थानों पर अशोक के लघु शिलालेख मिला है। 20 से अधिक स्थान पर अशोक के लघु शिलालेख मिला है, जिसमें जो पहला लघु शिलालेख है, चार गो याद रखिएगा, मस्की, गुर्जरा, नेटुर और उदय गोलन। उदय गोलन। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। अब देखो भाबरू अभिलेख में क्या गया? मौर्य सम्राट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अशोक का नाम केवल 4 लघु शिलालेख में। 43 नंबर चलते हैं। पृथ्वी पर जब कोई वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है तो गति का तीसरा नियम कहता है कि दोनों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी वस्तु के तरफ नहीं जाता है, वस्तु पृथ्वी की ओर तरफ आता है। क्यों? बराबर F बराबर ma है। क्यों बाबू, ऐसा क्यों होता है? तो अब पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा रहता है वह हिल डोल नहीं करता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह किससे निकला है? बराबर है में गति के दूसरे नियम से। किस नियम से? गति के दूसरे नियम से। कौन सा नियम? तो हमने कहा कि बल का व्यंजक निकलता है। ध्यान सुनिएगा, मस्की गुजरात में है रे भैया, मस्की है देख रहा है तेलंगाना में, गुर्जरा है मध्य प्रदेश में, नेटुर और उदय गोलन कहाँ है? तमिलनाडु में। गति के प्रथम नियम से क्या निकलता है? केवल बल की परिभाषा निकलती है, बल की परिभाषा निकलती है। इससे जरत का नियम या गैलीलियो का नियम कहा गया। इससे क्या निकला? बल का व्यंजक निकला। बल का क्या निकला? व्यंजक, मेजरमेंट निकला। और इससे क्या निकला? तो प्रकृति, बल की प्रकृति और दिशा निकला। बल की प्रकृति और दिशा निकला। या किसके कारण पृथ्वी नहीं जा रही है? तो पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण नहीं जा रही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित चारों घटना के विचार कीजिए। सारनाथ में क्या हुआ था भाई? सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और रामानुज जी की धरती बोधगया में उन्हें संबोधि की प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुआ था। करा कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें तो एक गो कथन सही लग रहा है। कौन सा बाबू? जल्दी बताओ। 2 गो कथन लग रहा है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर में उनकी मृत्यु। तो 2 एवं 4 सही लग रहा है। 2 एवं 4 सही लग रहा है। शालू कुमारी, चलिए बिहार पुलिस 37 नंबर में कौन सा उत्तर होगा? 37 का उत्तर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। बी नंबर। 36 का उत्तर क्या होगा? बाप रे, जीएम काउंटर। 36 का उत्तर जीएम काउंटर। ए नंबर। चलो सब का उत्तर स्क्रीन पर भी रहता है, क्वेश्चन पूछेगा, विचारिए। 45 नंबर में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। दूसरा, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के तुलना में कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के तुलना में क्या है? कम है। मिलाने के लिए दिया है। तो देख भैया, अपकेंद्रीय मतलब बाहर की ओर होगा, तो पृथ्वी के चारों ओर गति अभिकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण होगा। क्वेश्चन क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल के कारण या सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। अपकेंद्रीय में तो फेंकाइए जाएगा। अभिकेंद्रीय बल अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या कहेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण।
सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। तो ये तो गलत हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। आज चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा में कम है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या निकलेगा? केवल 2, केवल 2 हो गया। अगला क्वेश्चन चले, मैग्नीशियम का रासायनिक तौर पर क्या होता है भाई? मैग्नीशियम का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या कहते हैं? MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसमें इसको याद रखेंगे, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला चलते हैं, अम्ल वर्षा किसका कारण है? सबको पता है, कई बार बूस्टर में भी बता दिए है। अम्ल वर्षा किसके कारण? भानुप्रिया कुमारी। 42 का उत्तर बेटवा ऐसे कीजिएगा तो फिर मजा आने आएगा। प्रथम लघु शिलालेख, प्रथम लघु शिलालेख, प्रथम लघु शिलालेख। हाँ, गुरुत्व फोर्स भी होगा निश्चित रूप से। आइए उत्तर क्या निकलेगा? अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा कहां होता है? तो स्कैंडिनेवियाई राज्य, स्कैंडिनेवियाई राज्य, वेनियाई राज्य में, और उसमें भी सबसे ज्यादा कहां होता है? नॉर्वे में। सर्वाधिक कहां होता है? नॉर्वे में। रीजन क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला चले, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व। जब ये सबसे हल्का तत्व रहेगा तो हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्की धातु रहेगा तो क्या होगा? हल्की धातु रहेगा तो लिथियम, हल्की धातु रहेगा लिथियम। सबसे हल्का अक्रिय गैस रहेगा, हल्की अक्रिय गैस रहेगा तो क्या कहेंगे? सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम हो जाएगा। तीनों निकल गया, तीनों निकल गया बाबू। सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या बताए थे? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहा जाएगा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा कहा जाएगा। हो गया, चलो 48 क्लियर। 49 नंबर में चले, पोर्टलैंड सीमेंट किसकी बनाया हुआ है? जोसेफ स्वीडन के द्वारा, जोसेफ स्वीडन के द्वारा खोजा गया, जोसेफ स्वीडन के द्वारा, जोसेफ स्वीडन के द्वारा खोजा गया। क्या क्या था बाबू पोर्टलैंड सीमेंट में? तो चूसिए था पोर्टलैंड सीमेंट में, चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना। चूना पत्थर को क्या कहते हैं? लाइम। आ सिलिका तो सिलिका, एल्यूमिना तो एल्यूमिना। क्या होगा 49 का उत्तर? जल्दी से बताए, 49 का उत्तर क्या होगा बउआ? 49 का लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। 49 का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। हालांकि ध्यान से सुनिएगा, हालांकि क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि क्वेश्चन पूछेगा कि बउआ कि सीमेंट किसका मिश्रण है? तो सीमेंट हो जाएगा सब का सब, क्या कहेंगे? चूसिए आम जी। तो क्या क्या होगा? कई बार बता चुके हैं। चूसे चूना पत्थर जिसे लाइम स्टोन कहते हैं, लाइम कहते हैं। शीशे तो अभी बताए थे, सिलिका, शीशे क्या है? सिलिका। ऐसे क्या है? एल्यूमिना, ऐसे क्या है? एल्यूमिना। आसे क्या है? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। आसे क्या है? आयरन ऑक्साइड। उसके बाद क्या है भाई? मौसे क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2। आजी से क्या है? जिप्सम। चलिए कई बार बता चुके हैं, जी से क्या है? जिप्सम। अगला चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देख भैया बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुआ होगा, बहुत लोग कंफ्यूज हुआ होगा। गुड्डू लाल जी बताएंगे बउआ, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुआ होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कहते हैं हम लोग CaSO4 इंटू 2H2O रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे? जिप्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? जिप्सम कहेंगे।
एनहाइड्राइट रहता तो क्या होता, पीओपी हो जाता। CaSO4 इंटू हाफ H2O रहेगा तो क्या होगा, पीओपी होगा। या 2CaSO4 इंटू H2O रहेगा तो क्या होगा, पीओपी हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें बहुत लोग फंसा होगा कि यहां पर 2 नहीं पड़ा होगा तो गलत हो जाएगा। उत्तर क्या होगा बाबू, 2Ca4 इंटू H2O हो गया। 2Ca4 इंटू H2O का रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उत्तर क्या निकलेगा, बी नंबर। उत्तर क्या निकलेगा राकेश जी, बी नंबर। एक विशेष चीज की घोषणा कर दूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएसआई का टारगेट बैच स्टार्ट होगा 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से यह टारगेट बैच स्टार्ट होगा, जिसमें केवल जीके जीएस का या जीके जीएस में मूल विधि, संविधान और होल जीके जीएस पढ़ाया जाएगा। या जीके जीएस में यूपीएसआई वाले भी शामिल होंगे, उनके लिए भी यही बैच होगा। एसएससी जीडी के लिए भी यही बैच होगा, केवल उनको मूल विधि संविधान नहीं पढ़ाया जाएगा। एमटीएस के लिए यह बैच आएगा। ग्रुप डी के लिए बिहार सचिवालय की वैकेंसी आएगी, उसके लिए ज्वाइन कर लेंगे। 67वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, फायरमैन, इस सब के लिए यह जीके जीएस का बैच ले लीजिएगा। यह जीके जीएस का बैच जरूर ले लीजिएगा। यह 10 अप्रैल से शाम में 5 बजे से स्टार्ट होगा। 10 अप्रैल से, जिसके लिए 1150 रुपए केवल जीके जीएस का चार्ज रखा गया है। और यह जीके जीएस का चार्ज केवल 551 रुपया में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं। जो आप लोग का डिमांड था कि गुरुजी केवल जीके जीएस पढ़ना है और मूल विधि संविधान पढ़ना है, मूल विधि संविधान केवल जीके जीएस पढ़ना है, तो आ जाएंगे आप ऑनलाइन में। आज से आपका काउंटडाउन प्रारंभ होता है होली के शुभ अवसर पर महाधमाका के साथ। 1151 के बदले आपको 551 रुपया में ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में ऑफिस में आकर आप ले सकते हैं, ऑनलाइन में गूगल प्ले स्टोर से कौटिल्य जीएस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके उससे आप बैच को परचेज कर सकते हैं। जो पूरा बैच लेना चाहेंगे, जिसमें यूपीएसआई का मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस होगा, 1151 रुपया। और केवल जीके जीएस होगा, केवल जीके जीएस मूल विधि संविधान 551 रुपया ले लीजिएगा। आइए लोग फिर कल मिलते हैं कल अपने अपने शेड्यूल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। आपकी बार डबल स्टार, जय कौटिल्य, जय बिहार। आपकी बार बेरोजगारी पर, जय कौटिल्य, जय बिहार। अपना ख्याल रखना, मन से पढ़ना। शुभ रात्रि।